कॉमर्स एक्सिस इग्नू कोर्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। आज हम लोग अपनी MCO 5 की, जो कि हमारा मैनेजरियल अकाउंटिंग है, या फिर जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कई बार अकाउंटिंग मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं, उसकी क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमने अपनी सारी क्लासेस कंप्लीट कर ली। 2 ही सब्जेक्ट बचे हैं आपके, MCO 5 और MCO 7। कोई बात नहीं, अब देखो जितने भी इग्नू के एग्जाम होते जाए, पढ़ते जाओ भैया, आगे क्लियर करते जाओ। ठीक है, ये नहीं कि बैक का कोई सिस्टम रखना ही नहीं है। क्लासेस को अच्छे से देखो और एक एक चीज़ आपकी यहीं से आएगी, कुछ नहीं बाहर से आएगा। ठीक है, हमारे चैनल पर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए भैया। इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा है कौन? कॉमर्स एक्सिस। चलो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारी वीडियोस को तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही लोगे चैनल को। इसमें मुझे पक्का यकीन है आप लोग तो करोगे ही करोगे, क्योंकि इतना अच्छा कंटेंट जो दे रहा हूँ। अब देखो हम क्या इसके आज 8 क्वेश्चन लेके आऊँ। ये टॉपिक थोड़े बड़े हैं MCO 5 और 6 7 के। ठीक है, तो थोड़ी ज़्यादा चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। बाकी टेंशन कुछ नहीं है, ज़्यादा कोई हार्ड चीज़ें नहीं है, ईजी हैं। कुछ मैं चीज़ें आप लोग को भी दूंगा पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं अगर वो चीज़ें पढ़ाने लग गया तो क्लास इतनी बड़ी हो जाएगी तो आप लोगों की सर ये तो आप तो बोले तो बहुत छोटा टॉपिक है। क्यों छोटा टॉपिक तो है भाई, लेकिन क्या है, देखो टॉपिक छोटा है बट मतलब चीज़ें ज़्यादा हैं। क्या रेशियो एनालिसिस जैसे बड़ा है। ठीक है, और हमारी क्या है, कंटेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये दोनों चीज़ आपको क्या खुद से पढ़नी है, मैं एक बार आपको बता दूंगा और आप लोग नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ भी सकते हो कोई भी चीज़ अगर इसमें समझ में आपको नहीं आती कि सर ये वाला टॉपिक या फिर ये वाला रेशियो हमको समझ में नहीं आया, ये बस समझा दो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपको समझा दूँगा। ठीक है, तो चलो देखो MCO 3 का पेपर हो चुका है। कोई बात नहीं, अगर आपका ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ तो आप लोग उसकी टेंशन मत लो। अब फ्यूचर में क्या होने वाला है उसकी टेंशन लो और उसके बारे में पढ़ो। थोड़ी टेंशन लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छी है, जो आपके पेपर की टेंशन तो खासकर बहुत ज़्यादा अच्छी है। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। 10 नंबर का क्वेश्चन बन के आ सकता है। जब आप अकाउंटिंग का ही पेपर देने के लिए जा रहे हो तो आपको ये चीज़ पढ़ता होनी चाहिए। तो देखो 3 तरीके की ही आपकी बुक में, मैनेजरियल अकाउंटिंग में तो एटलीस्ट 3 तरीके की हैं अभी, तो मैं आपको बता दूंगा। अगर रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, अच्छा क्वेश्चन है, 20 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। क्या क्वेश्चन आएगा? डिफाइन मैनेजरियल अकाउंटिंग एंड डिफाइन द रोल्स ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ठीक है, तो जब ये क्वेश्चन आएगा ना तो 20 नंबर का पूरा क्वेश्चन आएगा। और अगर आप मुझसे ये चीज़ बोलो कि सर आपने ये वाला क्वेश्चन क्यों नहीं डाला, डिफाइन मैनेजरियल अकाउंटिंग, तो देखो यार, मैनेजरियल अकाउंटिंग का पेपर देने जा रहे हो, मैनेजरियल अकाउंटिंग की डेफिनेशन पता होनी ही चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही मतलब बेसिक सा क्वेश्चन है जो आप लोग पढ़ो और आप लोग को मतलब एकदम बहुत ही ज़्यादा छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा 8 नंबर का आएगा, डिफाइन मैनेजरियल अकाउंटिंग। तो 8 नंबर में आपको 2 पेज भर के आने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ना, ये 5 पेजेस का क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन का 6 पेजेस का नहीं है। तो आप लोगों को क्या करना है, इसमें लगभग 1.5 पेज में अपना क्या करना है, डिफाइन मैनेजरियल अकाउंटिंग को 1.5 पेज में करिए और बाकी का जो बचता है ना आपका, उसको 12 नंबर का करिए, क्या, रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग 3 पेजेस में। ठीक है, बाकी 6 पेजेस में भरेंगे भी नहीं और आपको भरने भी नहीं है। फिर हमारा अकाउंटिंग कंसेप्ट आता है। हालांकि मुझे लगता था कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लास्ट ईयर आया है लास्ट पेपर में, तो मुझे अब पक्का यकीन हो गया कि ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये आएगा भी। ठीक है, तो आप लोग अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को अच्छे से पढ़ के जाना, दोनों रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग दोनों के टाइम पे मैं भी आपको बता भी दूंगा। फिर क्या था हमारा मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। तो क्वेश्चन अच्छा है, 10 नंबर का क्वेश्चन या फिर किसी क्वेश्चन के साथ में चिपक के आने के चांसेस हैं। बाकी आपको पढ़ना तो है ही। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, ये आएगा क्वेश्चन भैया कितने नंबर का, 20 नंबर का क्वेश्चन बनने के इसके चांसेस हैं। ठीक है, कंटेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये आपका 10 नंबर 20 नंबर का पूछ सकता है कि डिफाइन करो कंटेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो आपको उसमें सब कुछ ही डिफाइन करके आना है। रेशियो एनालिसिस 20 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, उसमें आपसे पूछेगा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज। तो आपको सारे के सारे जितने भी हमारे अकाउंटिंग रेशियोज हैं वो सारे के सारे करके आने हैं। ठीक है, 20 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। सोर्सेज एंड यूसेज ऑफ कैश, 10 नंबर का क्वेश्चन या फिर किसी क्वेश्चन के साथ में चिपक के, मतलब सिंगल क्वेश्चन बनने लायक नहीं है। तो देखो आपको इसमें से क्या क्या पता लगा, हमारे सिंगल क्वेश्चन बनने लायक इसमें से कौन कौन से, एक मिनट उनको अलग कलर से टिक कर दो ताकि आप लोग उसको अलग से नोट डाउन कर लो। तो देखो वो जो है हमारे, अलग पेन ले लूँ अपना येलो पेन। डिफाइन ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन है। रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ठीक है, ये कितना हमारा 20 नंबर के चांसेस हैं। किसके साथ में, जब ये किसके साथ में चिपक के आएगा, हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग की डेफिनेशन के साथ में चिपक के आएगा। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स 20 नंबर का। मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग 20 नंबर का नहीं है, ये किसी क्वेश्चन के साथ में चिपक के आए तो बात अलग है, बाकी ये 20 नंबर का क्वेश्चन बनने लायक है नहीं। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट 20 नंबर का। रेशियो एनालिसिस 20 नंबर के। कंटेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 20 नंबर का। ठीक है,
तो देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये 1 2 3 4 5, इसलिए आज मैंने इसको अलग से भी कलर कर रखा है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इसको तो छोड़ के जाना ही नहीं इन 5 क्वेश्चंस को, बाकी कुछ भी छोड़ के चले जाओ बट इनको छोड़ के नहीं जाना। तो देखो डिफाइंड ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में हमारा क्या आता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आता है, कॉस्ट अकाउंटिंग आता है, मैनेजरियल अकाउंटिंग आता है। तीनों की डेफिनेशन पढ़ के जानी है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना इसके अंदर। तो मैं आपको पेज नंबर बता दूं, बुक नंबर 1 का पेज नंबर 11 खोल लो। फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देखो सबसे पहले जो भी होती है ना हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, उसके अंदर हमेशा कॉस्ट अकाउंटिंग आती है, फिर आती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्यों? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम होता है क्या, आपकी रिकॉर्डिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन। कॉस्ट अकाउंटिंग का होता है उसमें कॉस्ट वगैरह को फाइंड करना, और फिर मैनेजरियल अकाउंटिंग का काम होता है बाद में मैनेजरियल डिसीजंस लेके उसको करेक्ट करना, या फिर कहाँ पे हमारी कॉस्ट कम हो सकती है उन सबके डिसीजंस लेना, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया आपको? तो अब देखो पेज नंबर 11 पे है, ये सारी चीज़ें पढ़ लेना एक बार, आपको याद भी होंगी क्योंकि हमारे 11th-12th से पढ़ते हुए आ रहे हैं यार, इसमें कुछ भी ज़्यादा हार्ड नहीं, ठीक है। तो आप लोग ये चीज़ पढ़ लोगे, मैं मतलब एश्योर कर दो मुझे आप लोग ये चीज़ पढ़ लोगे सर, हम छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर छोड़ के गए तो ये पेपर में क्या होगा आपका, मतलब बिल्कुल ही आपका बेड़ा गर्क हो जाए भाई, क्योंकि क्वेश्चन आने की चांसेस रहती है। फिर हमारा क्या आता है, रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। अच्छा क्वेश्चन है, 10 नंबर का 20 नंबर का क्वेश्चन किसी क्वेश्चन के सामने चिपक के आएगा। तो देखो क्या क्या रोल्स क्या क्या होते हैं, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, ये हर किसी का रोल है भैया, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। अगर आप कॉमर्स पढ़ रहे हो तो कॉमर्स में हर किसी का रोल यही है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको प्लानिंग करनी है, और आपको क्या करना है, कंट्रोल करना है अपने कॉस्ट को, चीज़ों को। फिर हमारा क्या आता है, रिपोर्टिंग एंड इंटरप्रिटेशन, कि आपको चीज़ों को रिपोर्ट करना है, उसको इंटरप्रेट करना है, मतलब उसको एनालाइज करना है। फिर हमारा क्या आता है, एवोल्यूशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, भैया डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपके पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को आपको एवोल्यूट करना है, सो दैट कि आपको पता लगे कि आपका बेस्ट कौन सा है। मतलब अगर आपके पास 5 तरीके की पॉलिसीज हैं तो उनमें सबसे अच्छी कौन सी है, ये चीज़ हमारी क्या कहलाएगी, एवोल्यूशन। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की, मतलब कितना टैक्स जाना है, कहाँ पे हम टैक्स को बचा सकते हैं, और हम किस जगह पे कितनी इन्वेस्टमेंट करें कि हमारा टैक्स कहीं ना कहीं कम हो जाए, ठीक है, क्योंकि कोई भी कंपनी ये नहीं चाहती कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पे करे। फिर हमारा क्या था, प्रोटेक्शन ऑफ एसेट्स, ये एक अच्छी चीज़ है। प्रोटेक्शन ऑफ एसेट्स हमारे लिए नई भी है। क्यों? अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आप लोग उसके पे इतना कंट्रोल रखो अपना, जैसे कि मतलब आपका कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, मेरे लिए मतलब मेरा एसेट क्या है, मेरा लैपटॉप है जिसमें क्लासेस रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है। तो अगर मेरा एसेट क्या है, लैपटॉप है, मैं इसका क्या करूँगा, इंश्योरेंस करवा लूँ, या फिर मैं इसको प्रोटेक्ट करके रखूँ इस तरीके से कि अगर इन केस फ्यूचर में ये मतलब जो हमारा एसेट जो है ये डैमेज किसी भी तरीके से हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो मैं क्या करूँ कि इसके बदले में मतलब रिप्लेस करने के लिए मेरे पास में कुछ ना कुछ इसके लिए रहे, तो उसके लिए इंश्योरेंस रह सकता है, या फिर मैं कोई एक फंड क्रिएट कर सकता हूँ एसेट के लिए, ठीक है। फिर हमारा क्या था, अप्रेजल ऑफ एक्सटर्नल इफेक्ट्स, कोई भी हमारी ऐसी चीज़ गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होगी, हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, कहीं वो हमसे आगे तो नहीं निकल जा रहे हमसे, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को भी हमको ध्यान में रखना, वो हमारे क्या है, एक्सटर्नल इफेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। समझ में आया आपको रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट? तो कुछ ज़्यादा हार्ड है नहीं, ईजी सही है। अब क्या था, हमारा अकाउंटिंग कंसेप्ट आते हैं। देखो यार इंपॉर्टेंट चीज़ है अकाउंटिंग कंसेप्ट, 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा अकाउंटिंग कंसेप्ट का, अगर छोड़ के गए तो, पढ़ के गए तो फिर भैया कोई टेंशन ही नहीं, फिर तो आप चाहोगे कि आ जाए, है ना। तो आप लोग इसके लिए देखो पेज नंबर 22 खोल लो। सबसे पहले हम लोग अपने रिकॉर्डिंग स्टेज से स्टार्ट करेंगे। तो देखो रिकॉर्डिंग स्टेज में हमारे 6 कंसेप्ट हैं। सबसे पहले हमारा क्या था, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट हमारा ये कंसेप्ट बोलता है, आप लोग नोट डाउन करते जाओ और साइड बाय साइड इसमें लिखते जाओ एक ब्रैकेट में। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ये बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी होगी, ओनर और जो बिजनेस है वो दोनों कभी एक नहीं है, वो हमेशा अलग होते हैं। ये हमने बिजनेस लॉ में भी अपना पढ़ा था बीकॉम के टाइम पे, ठीक है। तो हमेशा क्या है, हमारा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट हमारे बोलता है कि दोनों की क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। ब्रैकेट में लिख लो ताकि जब गो थ्रू करोगे ना पेपर से पहले एक बार, तो उसको एक बार मतलब एक बार देखती आपको क्या होगा, याद आ जाएगा। मनी मेजर कंसेप्ट ये बोलता है कि आपको एक कोई भी कॉमन यूनिट लेनी है मेजरमेंट की, और उसी में सब चीज़ों को रिकॉर्ड करनी है, और वो हमारी कॉमन यूनिट क्या होगी, वो हमारी क्या होगी, यूनिट मनी होगी, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि मतलब 1 किलो चावल मेरी मशीन है, 10 किलो चावल है मेरी मशीन, इस तरीके से नहीं करोगे, ठीक है। तो आपको क्या मनी यूज़ करना है किसमें, मेजरमेंट कंसेप्ट में। फिर हमारा आता है क्या, ऑब्जेक्टिव एविडेंस कंसेप्ट। ये इंपॉर्टेंट है, बच्चे कई बार भूल जाते हैं। तो इसका मतलब ये होता है, आप लोग ब्रैकेट में लिखते हैं ना कि आप लोग वेरीफाइबल इंडिपेंडेंटली, मतलब कि कोई ना कोई आपके पास ब्राउचर, रिसिप्ट या फिर कैश मेमो होना चाहिए, तब ताकि आपको कोई भी मशीन आपने खरीदी, ठीक है, कितने की खरीदी आपने, बुक में तो उसको 50,000 का दिखा दिया, बट आपके पास कैश वाउचर में उसके पास 40,000 रुपये लिखे, तो ऐसा कैसे चलेगा भैया, ठीक है। तो आपको वो भी चीज़ देखनी है। फिर हमारा क्या आता है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कंसेप्ट। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी चीज़ हमारी ऐसी
ठीक है, जो कि हमारी एक्चुअल में टेकन प्लेस हो गई है बिजनेस में, ठीक है। और उसकी क्या कि हमारी जो मतलब पास्ट में हो जो चुकी है, हम लोग उसी को रिकॉर्ड करेंगे। हम लोग कभी अपने फ्यूचर के लिए नहीं सोच के रखेंगे कि हाँ भैया कि ये होने वाली तो इसको हम लोग लिख लो, ठीक है। और इसका रीज़न क्या है, देखो कि जो चीज़ आपके साथ में हो चुकी है वो तो आपको पता ही है, ठीक है, ये मेरे साथ में हो चुकी है। क्या चीज़ फ्यूचर में होने वाली है वो चीज़ आपको नहीं पता, तो हम उसकी क्या नाम है मतलब वो तो हमारे लिए असर्टेन है ना, हमारी कंटिजेंसी एक तरीके से। तो हम लोग किस तरीके से हम लोग उसको अपने आप क्या नाम है उसको रिकॉर्ड करके नहीं रख सकते कि भैया हमको 10 लाख का प्रॉफिट होने वाला है। किस तरीके से कोरोना आ गया, लो आपका 10 लाख का प्रॉफिट किया, 10 लाख का लॉस हो गया, ठीक है। फिर हमारा क्या था कॉस्ट कंसेप्ट, ये क्या बोलता है हमारा, ये बोलता है कि आपको जितनी भी चीज़ें हैं आपकी परचेज प्राइस पे ही रिकॉर्ड करनी है, कोई मार्केट प्राइस या फिर कोई ऐसे नहीं कि भैया फ्यूचर प्राइस की हमारा ये होगा तो हम लोग इस पर रिकॉर्ड कर लें। फिर क्या आता है हमारा ड्यूल एस्पेक्ट। ड्यूल एस्पेक्ट ये बोलता है हर एक ट्रांजेक्शन का क्या होगा, दो असर पड़ेंगे, मतलब कि एक हमारा टू एस्पेक्ट्स होंगे, मतलब ड्यूल बुक कंसेप्ट जिसको हम भी कहते हैं कि अगर हमने एसेट खरीदे तो हमारी कैश कम होगी और एसेट हमारी मशीनरी खरीद बढ़ जाएगी, ठीक है। या फिर अगर हमने अपने क्या किया कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी और हमारा क्या होगा एसेट बढ़ जाएगा, कैश बढ़ जाएगा ना। अगर हमने कैश के फॉर्म में अगर हम अपने वो लेके आए हैं कोई भी कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया तो इस तरीके से, ठीक है। ये समझ में आया आपको 6। अब हम लोग किस में चलते हैं, हमारे कंसेप्ट ऑब्जर्व इन रिपोर्टिंग स्टेज। तो देखो सबसे पहले हमारा क्या था गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। तो गोइंग कंसर्न का हमारा क्या मतलब होता है कि हम कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि हमारा जो बिजनेस है वो क्या होगा कि हाल फिलहाल में बंद हो जाएगा, नहीं भैया हमारा जो बिजनेस है वो ज़िंदगी भर चलता रहेगा और वो कभी भी बंद नहीं होगा, ठीक है। ये हमारा क्या कहता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता है, ये कहता है कि भैया हमारे बिजनेस की कोई लाइफ नहीं है, वो हमेशा ज़िंदगी में चलता रहेगा, ठीक है। फिर हमारा क्या था अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। ये बोलता है कि आपको एक मतलब कोई ना कोई एक अपना वो बनाना है पीरियोडिकली, एक मतलब रिकॉर्डिंग करनी है। और वो पीरियोडिकली हमारी रिकॉर्डिंग क्या होती है, जनरली वो फाइनेंशियल ईयर होता है, मतलब हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च तक जो जाता है। फिर हमारा क्या कहता है मैचिंग कंसेप्ट। ये कहता है कि भैया जो भी एक्सपेंसेस आपके हुए हैं वो कहीं ना कहीं आपके रेवेन्यू से क्या होने चाहिए, मैच होने चाहिए। किस तरीके से, अगर आपने मशीनरी खरीदी है तो कहीं ना कहीं वो एसेट में शो होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारा मैचिंग कंसेप्ट कहता है। फिर कंजर्वेटिज्म हमारा कंसेप्ट आता है। ये क्या कहता है, ये कहता है कि भैया आप लोग लॉसेस के लिए तैयार रहो बट कभी भी अपने फ्यूचर को प्रॉफिट को अपने प्रेडिक्ट करके मत रखो। मतलब अगर आपके कोई भी जैसे हम बैड डेट अकाउंट बनाते हैं ना, एक डाउटफुल अकाउंट बनाते हैं बैड डेट्स के लिए, तो वो कंजर्वेटिज्म में ही आता है कि मतलब आपके ये लोग क्या कर सकते हैं, नुकसान कर सकते हैं, तो आप इन लोगों के लिए अलग से वो बना लो। और बाकी आप लोग मतलब कि ये हमको पैसा दे देगा, ये हमको इतना फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाली है, डील होने वाली है, उसकी टेंशन मत लो, वो तो हो ही रहेगी, जो अच्छा होना है वो तो होगा। बट आप क्या करो, जो भी कुछ हमारे साथ बुरा या गंदा होने वाला है उसके लिए तैयार होकर रहो। फिर हमारा कहता है कंसिस्टेंसी। ये कंसिस्टेंसी ये कहता है कि अगर आपने एक साल में कोई भी एक क्या नाम है अपना मेथड यूज़ कर लिया, जैसे कि हमने डेप्रीशिएशन का ये तो WDV होता है और दूसरा कौन सा था रिटर्न डाउन मेथड होता है, एक हमारे सिंपल वाला होता है, ठीक है। तो अगर आपने सिंपल वाला यूज़ कर लिया तो आप उसको सिंपल ही यूज़ करके रखो। तो फिर आप ऐसा नहीं कि मतलब एक साल WDV कर लेते तो एक बार सिंपल कर लेते, ऐसा मत करो, एक जो है आपका उसको लगा के रखो। फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट हमारा ये कहता है कि भाई साहब आप अपने कंसेप्ट को फुल डिस्क्लोज करो और नीचे जो हमारे नोट्स होते हैं ना अकाउंटिंग, उसमें सारी सारी इन्फॉर्मेशन दो। कहीं ऐसा ना हो कि आपका मतलब आप कुछ ना कुछ करके गलत चीज़ें दिखाते रहो और नीचे कुछ भी डिस्क्लोज ना करो, तो हमारे जो वो हैं मतलब हमारे जो भी इन्फॉर्मेशन यूज़ करते हैं हमारे अकाउंटिंग में उनको गलत एक मैसेज पहुँचे और उनका कहीं ना कहीं बाद में नुकसान हो जाए, ठीक है। ये चीज़ नहीं करनी। फिर हमारा क्या आता है मटेरियलिटी कंसेप्ट। ये हमारा एक अच्छा कंसेप्ट है। ये कहता है कि आपने जो भी कोई अकाउंटिंग प्रोसेस आपने यूज़ करी है अपने उसमें टाइम में, उसको आपको क्या करना है डिस्क्लोज करना है, उसको छिपा के नहीं रखना है, ठीक है। समझ में आया आपको? चलो क्वेश्चन खत्म करें, आगे चलें। मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, 20 नंबर का क्वेश्चन। अगर आ गया तो आप लोग इसको करके आ जाना, अगर नहीं पढ़ के गए तो यार 20 नंबर का क्वेश्चन छोड़ के आओगे, इससे बुरा क्या होगा। हाँ 20 नंबर का क्वेश्चन तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए भाई साहब, क्योंकि तभी तो आपके मतलब देखो अब बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर आप ये सोचो कि यार क्वेश्चन छोड़ के आ जाऊंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, या फर्क पड़ेगा, आप लोग का ही नुकसान होगा भैया, आप लोग फेल हो जाओगे। उससे पहले देखो एक और चीज़ है इसमें हमारा, क्या आप लोग खोलो इसमें पेज नंबर अपना, पेज नंबर 47 खोल लो। प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और टोटल कॉस्ट, ये आपको क्या करना है याद करके जाना है। बाई चांस आ गया तो ठीक है, वैसे आने की चांसेस की कम रहती हैं, बट आप लोग उसको एक बार पढ़ के जाना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को किसी भी तरीके से कोई भी क्वेश्चन।
अब आगे क्या हमारा मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, तो आप लोग पेज नंबर 56 इसका खोलो। जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, मल्टीपल कॉस्टिंग, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। ठीक है, अगर मैं एक एक कॉस्टिंग, क्योंकि 8 होती हैं, ठीक है, तो अगर मैं एक एक कॉस्टिंग आपको यहाँ पे पढ़ाने के लिए बैठ गया तो भैया बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए आप लोग क्या करो, इसको खुद से पढ़ लो, और अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में मुझसे पूछ लेना, मैं आपको क्लियर इसको कर दूंगा। अभी क्या, अगर आपका एग्जाम है उससे पहले ही पूछ लेना, तो मैं तब भी आप लोग को क्या कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग टेंशन नहीं लेना इस चीज़ की कि सर कब करवाएंगे, सर ये नहीं करवाएंगे, सर वो नहीं, देख सब कुछ करवा दूंगा यार, कुछ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ, मैं मतलब लिटरली चाहता हूँ कि आप लोग के अच्छे नंबर आए और आप लोग अच्छे स्कोर करो। अब हमारा क्या आता है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। ये देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट पेपर में आई हुई है, तो आप लोग को ये तो भैया करके जानी है। ठीक है, मैं इसके लिए आपको बताऊं कौन सा आपको पेज नंबर खोलना है, तो आप लोग इसके लिए पेज नंबर खोलो 37। अब देखो इसमें क्या आता है, हमारी अलग अलग तरीके से होती है, फंक्शंस के बेसिस पे होती है, हमारी आइडेंटिफाइबिलिटी के बेसिस पे होती है, वेरिएबिलिटी के बेसिस पे होती है, एसोसिएशन विद प्रोडक्टिविटी, कंट्रोलेबिलिटी की, और डिसीजन मेकिंग। तो आपसे इसी तरीके से पूछिएगा क्लासीफाई करो किसको, कॉस्ट को, तो 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको 6 उसमें क्लासीफाई करके आना है अलग अलग, तभी आपको उसमें अच्छे नंबर मिलेंगे। तो सबसे पहले क्या फंक्शंस के बेसिस पे होती है, तो उसमें क्या होता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। देखो 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसमें आपको कुछ भी मतलब अनसेंट चीज़ करने की जरूरत नहीं है कि मतलब ये चीज़ यहाँ पे बॉक्स बना दूँ, क्योंकि ये चीज़ मतलब आपका 6 का 6 पेज इसमें पूरे भर सकते हैं ये वाली क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारे देखो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आई, फिर उसके अंदर क्या हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आई, फिर हमारी सेलिंग कॉस्ट आई, फिर हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आई, किसमें फंक्शंस में। ये सब चीज़ें देखो क्या है, किसी भी बिजनेस की फंक्शंस हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे आई है। फिर हमारे क्या आती है, आइडेंटिफाइबिलिटी की बेसिस पे आती है। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट कॉस्ट आपको आइडेंटिफाई कर सकते हो, और आप क्या इनडायरेक्ट कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब हमारा ये होता है कि वो कॉस्ट जो कि क्या हम क्लियरली देख सकें, ठीक है, जो कि क्लियरली क्या हो रही है, इंक्लूड हो रही है। और कई सारी कॉस्ट ऐसी होती हैं जो क्लियरली इंक्लूड नहीं होती। क्या, जैसे देखो आपने सफाई कर्मचारी अगर रखा हुआ अपनी कंपनी में, तो आप उसकी कॉस्ट जो एकदम मतलब एग्जैक्ट नहीं निकाल सकती कि उसका काम हमारे बिजनेस पे कितना असर डालता है, बट कहीं ना कहीं तो वो डालता है, तो हमारी क्या हो जाती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट हो जाती है। ठीक है, वेरिएबिलिटी के बेसिस पे देखो फिक्स्ड कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, और स्टेप कॉस्ट है। इसका एक वो बना हुआ ना चार्ट, ये चार्ट याद करके जाना। देखो यार बहुत ही ईजी सा है, कुछ भी हार्ड है नहीं इसमें। क्यों, मैं आपको बता देता हूँ एक बार क्लियर करके, इसमें ऊपर एक पेज खाली था। तो देखो सबसे पहले जब हमने फिक्स्ड देखा, तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या रहेगी, जिंदगी भर फिक्स्ड ही रहती है। ठीक है, या फिर हम कहेंगे इन द लॉन्ग रन के लिए क्या रहेगी, फिक्स्ड रहेगी। तो फिक्स्ड कॉस्ट आपको समझ में आ गई। अब हम लोग जाते हैं किसमें, हमारी वेरिएबल कॉस्ट में। तो देखो वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, हमेशा जैसे जैसे सामान होता है उसके साथ में बढ़ती जाती है। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को अगर आप कहोगे कि आपने एम्प्लॉय कर रखा है, ठीक है, जब आपके प्रोडक्शन बढ़ेगी तो आप लोग उसको बढ़ाते जाओगे, रॉ मटेरियल बढ़ाते जाओगे, तो ये हमारे यहाँ पे आ जाता है। फिर हमारा क्या आता है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूड होती है, तो ये हमेशा यहाँ से इस तरीके से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। फिर हमारी क्या आती है, स्टेप कॉस्ट। तो स्टेप कॉस्ट का हमारा मतलब क्या होता है कि देखो स्टेप मतलब सीढ़ियों को भी हम कई बार स्टेप कहते हैं ना, तो ये हमारी स्टेप कॉस्ट होगी सीढ़ियों जैसी। मतलब कहीं ना कहीं कुछ उसमें फिक्स चीज इंक्लूड होगी। किस तरीके से कि आप जब बिजली में देखो, बिजली का बिल दिल्ली में क्या है, जब आप 200 यूनिट तक यूज़ करोगे तो आपके लिए फ्री है, उससे ज़्यादा यूज़ करोगे तो उसके ऊपर पैसे लगेंगे। तो भैया जब वो क्या होगी, हमारी स्टेप हो गई कि 200 यूनिट तक फ्री, फिर उसके बाद में क्या हमारा पैसे लगेंगे, फिर 400 यूनिट तक कुछ पैसे, फिर 500 यूनिट तक, तो ये हमारी क्या होती है, स्टेप कॉस्ट आ जाती है। ठीक है, फिर हमारा क्या था, अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट और फिर या फिर पीरियड के बेसिस पे। तो उसमें हमारा क्या होता है कि हमारी जैसे कि हमारा प्रोडक्ट हो गया, अगर हमारे प्रोडक्ट के ऊपर मतलब कोई भी कॉस्ट इनकम नहीं हुई, ठीक है, या फिर उसके ऊपर इंक्लूड हो रही है, तो हमारे क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट कॉस्ट कहलाएगी। ठीक है, पीरियड कॉस्ट क्या होती है हमारी, पीरियड कॉस्ट हमारी वो होती है जो कि हमारे प्रोडक्ट के ऊपर ना बेस करके मतलब उसका बेस जो होता है प्रोडक्ट के ऊपर नहीं हो करके किसके ऊपर होता है, हमारे एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद में होता है। किस तरीके से, देखो कई बार लीज में ना आपने देखा होगा कि लीज में हमारा क्या होता है कि 1 साल तक हम लोग 1 लाख रुपीज़ पर एनम इसका हमारा लीज है, और 1 साल के बाद में हम लोग कितनी बढ़ा देंगे, इसकी 1,50,000 कर देंगे। भले ही इसमें क्या होगी, आपके प्रोडक्ट बड़े नहीं बड़े, बट हमारा पीरियड जो है उसके हिसाब से क्या होगी, हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी।
फिर हमारा क्या आता है कंट्रोलेबिलिटी के हिसाब से, तो एक उसमें होती है कि हमारी कंट्रोलेबल, एक होती है हमारी अनकंट्रोलेबल। तो कंट्रोलेबल हमारी जो कॉस्ट होती है वो हमारी वेरिएबल कहलाती है, अनकंट्रोलेबल हमारी फिक्स कहलाती है। क्यों? क्योंकि देखो कंट्रोल हम किसको कर सकते हैं, फिक्स्ड वेरिएबल को कर सकते हैं। अगर हमारे को कुछ नुकसान होने लग गया तो हम लोग क्या करेंगे, अपने एम्प्लॉयज़ को वहाँ से कंपनी से निकाल देंगे। बट जो हमने मशीन खरीदी थी 3-4 करोड़ की, क्या हम लोग उसको निकाल के बाहर फेंक देंगे, हाँ इसको निकाल के बाहर फेंक दिया अब हमारा नुकसान कम हो जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। फिर हमारा क्या आता है रिलेवेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग, तो ये हमारी एक अच्छी चीज़ है। तो देखो वेरिएबल पे इसमें दे रखे डिस्क्रिमिनेंटल कॉस्ट, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट, डिफरेंशियल कॉस्ट, संक कॉस्ट, ठीक है, ये सब कुछ हमको क्या करनी है, पढ़ के जानी है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और एक इम्प्यूटेड कॉस्ट। इम्प्यूटेड कॉस्ट हमारी क्या होती है, फ्यूचर कॉस्ट होती है। अपॉर्चुनिटी हमारी होती है फॉरगॉन बेनिफिट जो होता है हमारा, ठीक है। संक कॉस्ट हमारी क्या होती है, ये होती है हमारी जो हमारा हिस्टोरिकल है, और उससे क्या होता है, मतलब हिस्ट्री में कोई आपने कोई भी पास्ट में कोई एक्सपेंडिचर किया वो अभी तक आपका क्या कर रहा है, चल रहा है। और हमारे डिफरेंशियल कॉस्ट हमारा क्या होता है, डिफरेंशियल कॉस्ट मतलब होता है कि कोई हमारे ऑल्टरनेटिव्स के बीच में कॉस्ट। ठीक है, समझ में आया आपको? चलो, कंटेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, आप लोग पढ़ लेना इसको। और रेशियो एनालिसिस देखो पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि मैं अगर पढ़ाने लग गया ना तो बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी यार रेशियो में तो, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से तो हमारी क्लास कंप्लीट हो ही नहीं पाएगी। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग पढ़ो इसको। आप लोग बुक नंबर 2 का पेज नंबर खोलो, मैं एक मिनट बता दूँ आपको। ईजी होते हैं यार फॉर्मूले, मतलब फॉर्मूले आप याद कर लोगे और इसमें ना आपको नंबर भी काटने के चांसेस नहीं है। अगर आपको मतलब एग्जामिनर को पूरा आपने सही फॉर्मूले लिख दिए तो एग्जामिनर आपका पूरा पूरा नंबर देगा। तो इसमें आप पेज नंबर खोलो 20, ठीक है। पेज नंबर 20 में जितने भी है ना हमारे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग रेशियो वगैरह वगैरह सारे के सारे क्या करना है आपको याद करना है। बाकी कोई अगर आपको याद करने में दिक्कत हो रही है, समझे नहीं आ रहा हो, तो आप नीचे कमेंट कर देना, सो दैट कि मुझे पता लग जाए कि हाँ भैया आप लोगों को क्या इसमें दिक्कत हो रही है, तो मैं उस चीज़ को क्या करूँगा डिफाइन करके, या फिर आपको एक ऐसा मेथड बता दूंगा कि आपको ईजिली उसको याद हो जाएगा। अब हमारा आता है सोर्सेस एंड यूजेस ऑफ कैश। अच्छा क्वेश्चन है, 20 नंबर का क्वेश्चन क्या हो सकता है कि बन सकता है, ठीक है। देखो देखो कैश फ्रॉम ऑपरेशंस आ सकता है, कैश फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स आ सकता है, कैश फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर्स आ सकता है। लॉन्ग टर्म आपने क्या किया, लोन्स को रेज कर लिया, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कर लिया। बहुत ही ऑब्वियस सी बात है ना, कैश तो इन्हीं चीज़ों से आएगा ना। ऑपरेशन मतलब आप जो चीज़ बिजनेस कर रहे हो उससे, इशू ऑफ शेयर्स जो हमारा जो जैसे हमारे सेबी वगैरह में इशू होता है वो, ठीक है। इशू ऑफ डिवेंचर्स हो गया हमारा, लॉन्ग टर्म लोन्स हो गया, और सेल ऑफ क्या हो गया हमारा, फिक्स्ड एसेट्स हो गया। फिर हमारा क्या था यूजेस ऑफ कैश, मतलब कि हमारा एप्लीकेशन कहाँ क्या होता है कि आपको रिडीम करना है अपने प्रीफरेंस शेयर, रिडीम करना है क्या अपने डिवेंचर, और रीपेमेंट करना है क्या लोन, ठीक है। ये 3 चीज़ हो गई। फिर आपको परचेज करना है कि आपका फिक्स्ड एसेट्स, तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी ना, वो आपका एसेट आएगा। फिर आपका क्या था पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स, आपको अपने शेयर होल्डर्स को क्या करना है, डिविडेंड्स का पेमेंट करना है। तो जब आप पेमेंट करोगे तो क्या करोगे, यहाँ से आपका कैश कम हो जाएगा और वहाँ पे आपका क्या होगा, डिविडेंड्स के पास पैसा पहुँच जाएगा। फिर क्या आता है पेमेंट्स ऑफ टैक्सेस, जो कि आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे करना है। अगर आप पेमेंट ऑफ टैक्सेस करोगे तो आपके पास में से ऑब्वियस सी बात है कि पैसा चले जाएगा, और आपकी जो टैक्स की लायबिलिटी होगी वो क्या होगी, कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया आपको सब? बहुत ही ज़्यादा ईजी सा है यार, है नहीं ना, कुछ भी हार्ड नहीं है ना, समझ में है ना सारे। देखो मेरे जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे से, वैसे अगर आप लोग मतलब अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, ये सब क्वेश्चंस इतना मतलब बुक्स में से सारा का सारा एनालाइज कर दिया मैंने, और सारा का सारा एक बुक का निचोड़ दे दिया, ताकि आप लोग मतलब पूरे एकदम लास्ट टाइम पे पूरी पूरी बुक लेकर ना बैठो, और मतलब कि जैसे आपको पढ़ने पे सिर्फ ध्यान हो, कहीं ये ना हो कि भैया ये वाला टॉपिक ना छूट जाए, वाला टॉपिक ना छूट जाए। सारे के सारे टॉपिक करवा दिया आप लोगों के लिए। चलो कल अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ में मिलेंगे। बाकी आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, दूसरे बच्चों तक अपने जितने भी आपके ग्रुप हैं वहाँ तक शेयर कीजिए। बताइए कि कॉमर्स एक्सिस आप लोगों के लिए इग्नू का पूरा पूरा एक बैच दे रहा है, ठीक है। और देखो आप लोग घर पे मास्क पहन के रहना, पेपर जब देने जाते हो ना वहाँ पे हैंड सैनिटाइजर अपना लेके जाओ, मास्क वगैरह पहन के रहना है वहाँ पे, अपने पूरी मतलब ध्यान रखना है, ठीक है। कोई भी बच्चा बीमार होकर नहीं आएगा वहाँ से। बाकी मिलते हैं कल अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।